हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। आज का टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग। व्हाई सम कंट्रीज आर रिच एंड अदर्स स्टक इन पॉवर्टी। हाँ जी, और इसका जवाब मिलेगा व्हाई नेशंस फेल के चैप्टर 3 से, द मेकिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड पॉवर्टी। चलिए शुरू करते हैं। सेगमेंट 1, द इकोनॉमी ऑफ द 38th पैरेलल। सबसे पहला एग्जाम्पल, कोरिया। एक हाई कल्चर, एक ही लोग, एक ही जमीन, लेकिन दोनों अलग किस्मत। सोचने वाली बात है, डिफरेंस जियोग्राफी या कल्चर का नहीं था, असली फर्क था इंस्टीट्यूशंस का। सेगमेंट 2, इंक्लूसिव वीएस एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस। तो इंस्टीट्यूशंस असल में क्या होते हैं? ये सोसाइटी के रूल्स ऑफ द गेम है। हाँ, और 2 टाइप्स के होते हैं। इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस, जहां सबको मौका मिलता है, लॉ इक्वल होता है और इनोवेशन को प्रमोट किया जाता है। एग्जाम्पल, यूएसए, जहां इन्वेंटर्स और एंटरप्रेन्योर्स अपने आइडियाज से दुनिया बदलते हैं। बिल्कुल। और दूसरे होते हैं एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस। पावर सिर्फ एलीट्स के पास होती है, बाकी लोग स्ट्रगल करते रहते हैं। एग्जाम्पल, कॉलोनियल लैटिन अमेरिका, स्पेनिश एलीट्स ने लैंड और रिसोर्सेस अपने कंट्रोल में रखे। सेगमेंट 3, सिएरा लियोन। एक शॉकिंग स्टोरी, सिएरा लियोनी। डायमंड्स के ट्रेजर होने के बावजूद कंट्री पुअर है। हाँ, सिएरा लियोनी वेस्ट अफ्रीका का एक छोटा कंट्री है। 1961 में ब्रिटिश से इंडिपेंडेंस मिली, लेकिन स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस बनाने की जगह करप्शन और वीक गवर्नेंस स्टार्ट हो गया। फिर 1991 में सिविल वॉर शुरू हुई। रेबल्स और गवर्नमेंट आर्मीज ने डायमंड्स के कंट्रोल के लिए फाइट किया। यही डायमंड्स को ब्लड डायमंड्स कहा गया, क्योंकि उन्हें सेल करके वेपन्स खरीदे गए। वॉर के दौरान लोगों को एक्सट्रीम वायलेंस फेस करना पड़ा। हाथ पैर कट करना एक कॉमन टेरर टैक्टिक बन गया। इमेजिन करो, एक रिसोर्स जो डेवलपमेंट ला सकता था, वही डिस्ट्रक्शन का सबब बन गया। बिल्कुल, जब लॉ और ऑर्डर हाई ना हो और प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्ट ना हो, तो कोई भी इन्वेस्ट या काम करने को तैयार नहीं होता। और इसी वजह से सिएरा लियोनी रिच रिसोर्सेज होने के बावजूद पूर बना रहा। सेगमेंट 4, सिंगापुर। सिंगापुर की कहानी सुनो। छोटी सी आइलैंड नेशन, जिसमें ना ऑयल, ना गोल्ड, ना रिसोर्सेज, सिर्फ ह्यूमिड क्लाइमेट और हॉस्टाइल नेबर्स। 1965 में मलेशिया से सेपरेट होके इंडिपेंडेंट हुआ। हाँ, ली कुआ ईयू और उनकी टीम ने डिसाइड किया कि अगर रिसोर्सेज नहीं है, तो इंस्टीट्यूशंस बनानी पड़ेंगी स्ट्रांग। सबसे पहले करप्शन को टारगेट किया, स्ट्रिक्ट लॉज बनाए, पॉलिटिशियंस और ऑफिशियल्स अकाउंटेबल बनाए और एक क्लीन गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की। एजुकेशन को प्रायोरिटी दी गई, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज बिल्ड किए, स्किल्ड वर्कफोर्स बनाई और ट्रेड पॉलिसीज ओपन रखी, यानी फॉरेन कंपनीज को अट्रैक्ट करना, पोर्ट्स डेवलप करना और सिंगापुर को एक ग्लोबल हब बनाना। रिजल्ट देखो आज, एक टाइनी आइलैंड जो पहले स्ट्रगलिंग था, अब वर्ल्ड्स रिचेस्ट और सेफेस्ट कंट्रीज में है। फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, शिपिंग, हर फील्ड में सिंगापुर टॉप पर है। सोचने वाली बात यह है, सिंगापुर के पास रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन स्ट्रॉन्ग इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस ने इसे एक ग्लोबल सक्सेस स्टोरी बना दिया। लेसन क्लियर है, रिसोर्सेज नहीं, इंस्टीट्यूशंस हाई डेस्टिनी बनाते हैं। इंस्टीट्यूशंस, नॉट कल्चर और जियोग्राफी। एक बड़ी मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि एक कंट्री पुअर है क्योंकि उसका कल्चर बैकवर्ड है या फिर जियोग्राफी टफ है। लेकिन सच क्या है? सच यह है कि कल्चर और जियोग्राफी मैटर करते हैं, लेकिन असली गेम चेंजर हमेशा इंस्टीट्यूशंस होते हैं। एग्जाम्पल लो कोरिया का। नॉर्थ और साउथ कोरिया दोनों की कल्चर और लैंग्वेज सेम है, दोनों एक हाई पेनिनसुला पे बैठे हैं। लेकिन नॉर्थ डिक्टेटरशिप और एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस में फंस गया और साउथ इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस के वजह से रिच बन गया। बिल्कुल, अगर कल्चर सब कुछ डिसाइड करता, तो कोरिया के दोनों हाफ्स एक जैसी होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, फर्क बना रूल्स ऑफ द गेम, यानी इंस्टीट्यूशंस। ये था टीम पहलावटी के साथ एक और इंसाइटफुल जर्नी। स्टे क्यूरियस, स्टे एम्पावर्ड।